हेलो गाइस, मेरा नाम आत्म प्रकाश। आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम पर स्वागत है। मैं आपके लिए इस समय डीएलएडी थर्ड सेमेस्टर के विज्ञान सब्जेक्ट का बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। ये मैं इसलिए बनाया हूँ क्योंकि आपको एग्ज़ाम टाइम पर मैक्सिमम 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा का पूरा रिवीजन करवाने के लिए, ठीक है कि नहीं। इससे क्या होगा, मैं आपको इसमें छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगा हर एक चीज़ों के बारे में, ठीक नहीं, जिससे आपका एक फुल कोर्स रिवीजन हो सके। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है C2H2, ठीक है। ये क्या है, ये एक हाइड्रोकार्बन सरल एल्कीन है, ठीक है। और पहला ऑप्शन क्या है इसमें, CH4, ये क्या है, इसे हम बोलते हैं मीथेन गैस, ठीक है। इसका एक दूसरा नाम है मार्श गैस। ये एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। ये एक रंगहीन गंधहीन गैस है। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं। अगला ऑप्शन है C2H6, ये भी एल्कीन का एक सदस्य है, ठीक है। इसका नाम है इथेन। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोकार्बन गैस है। अगला ऑप्शन C2H4, ये भी एल्कीन का एक सदस्य है। इसका नाम है एथिलीन। ये अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें आप देखें तो CH4 और C2H6 मेथेन और एथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और C2H4 C2H2 मतलब एथिलीन और एसिटिलीन, ये क्या है, ये है एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष होता क्या है, यह दृष्टि दोष जिससे हम निकट की चीज़ें साफ साफ देख पाते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें दूर की चीज़ें साफ साफ नहीं दिखाई देती, तो इस दृष्टि दोष को हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इसके लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। एक होता है दूर दृष्टि दोष, ये दृष्टि दोष जिससे हम दूर की चीज़ों को साफ साफ नहीं देख पाते, लेकिन दूर दृष्टि दोष जिसमें हम दूर की चीज़ों को साफ साफ देख लेते हैं, लेकिन नज़दीक की चीज़ों को साफ साफ नहीं देख पाते हैं। इसका उपाय करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। समुद्री तल पर दाब मापी के पारे की ऊंचाई होती है 76 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से पत्ती से संबंधित अंग नहीं है। तो पर्णाधार, पर्णवृंत और पर्णफलक, ये सब पत्ती से संबंधित अंग हैं, लेकिन यहाँ पे पर्व संधियाँ हैं। ये ऑप्शन पत्ती से संबंधित नहीं है। अच्छा, पर्व संधियाँ होती क्या हैं? पर्व संधियाँ तने या शाखा का वह भाग है जहाँ से पत्ती निकलती है, ठीक है। जहाँ से पत्ती निकलती है उसे हम पर्व संधियाँ कहते हैं। तने का क्षेत्र जहाँ से पत्तियाँ पैदा होती हैं उन्हें पर्व संधि कहते हैं। पर्व दो संधियों के बीच का भाग होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप है। अच्छा, पहले जानते हैं कि अपरूप होता क्या है। अपरूप ऐसे यौगिक जिनके पास परमाणुओं की व्यवस्था का कोई व्यवस्थित तरीका नहीं होता। मतलब अपरूप क्या है, ऐसे यौगिक जिनके पास परमाणु की व्यवस्था का कोई व्यवस्थित तरीका नहीं होता, वे अपरूप होते हैं। जैसे कार्बन के 3 अपरूप हैं, कोयला, ग्रेफाइट और हीरा। अब यहाँ पे आ रहा है अक्रिस्टलीय अपरूप क्या है, ठीक है नहीं। अक्रिस्टलीय अपरूप के कुछ उदाहरण हैं, कोल, कोक, कास्ट, चारकोल, जंतु चारकोल, ठीक है। इसमें भी एक दिया है एग्जाम्पल, लैंप, ब्लैक, ठीक है। तो अक्रिस्टलीय का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जिस अपरूप में कार्बन परमाणु एक अनिश्चित सुव्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। अक्रिस्टलीय का मतलब हो गया कि जिस अपरूप में कार्बन परमाणु एक अनिश्चित सुव्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर, लैंप, ब्लैक, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, अक्रिस्टलीय अपरूप के उदाहरण हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, यह बताया किसने, न्यूटन ने बताया। कुम्हार को चाक की गति होती है। अच्छा, कुम्हार जो चाक चलाता है
उसकी गति कैसी होगी? कुम्हार का चाक एक ही जगह स्थित होता है, लेकिन वो चाक अपने जगह पर घूमता रहता है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? घूर्णन गति। सामान्यतः वृत्त की लंबाई कितनी होती है? 3 मीटर से 30 मीटर की। प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। अच्छा, पहले जानते हैं प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता क्या है। प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है जहाँ पे बल और भार के बीच में आयाम होता है। ठीक है, प्रथम प्रकार के उत्तोलक जैसे कैंची, प्लास, कील उखाड़ने वाली जो मशीन होती है, साइकिल का जो ब्रेक होता है, ये सब प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। यहाँ पर एक और दिया है, हैंड पंप। ठीक है, तो हैंड पंप में बल और भार के बीच में आयाम है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रथम प्रकार का उत्तोलक। अवशेषी अंग होते हैं। अवशेषी अंग अति आवश्यक, आवश्यक, अनावश्यक। अरे पहले जानते हैं कि अवशेषी अंग हैं क्या। जो जीव होते हैं, जीव के शरीर में पाए जाने वाले ऐसे अंग अथवा संरचनाएं जिनका पूर्व में उपयोग न होने के कारण ह्रासित अवस्था में होते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे अंग जिनका उपयोग ना हो रहा हो, जैसे आंत में वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, आँख में निमेशक पटल, कर्णपल्लों की पेशियाँ तथा पुच्छ कशेरुका, ये सब क्या हैं? ऐसे हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक चीज़ें हैं। ठीक है नहीं? तो ये क्या हो गया? तीसरा वाला ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस सुरक्षित और ज़्यादातर सभी आग बुझाने की मशीनों में उपयोग की जाती हैं? तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। दाब का एमकेएस मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब क्या होता है? पी, और न्यूटन एफ मीटर स्क्वायर ए, पी बराबर एफ अपॉन ए, इसका फॉर्मूला होता है। दाब के बारे में मैंने एक अगला वीडियो बनाया है, आप मेरा जाके फर्स्ट वीडियो देखिए, वहाँ पे आपको मिलेगा। 13 क्वेश्चन, कौन सा सूक्ष्मजीव मनुष्य की आँख में परजीवी के रूप में पाया जाता है जो पेचिश के रोग उत्पन्न करता है? इसका एक आंसर है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये है क्या? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक संक्रामक रोग है जो अमीबा प्रवाहिका, ठीक है, नामक अमीबा के बड़ी आंत में पहुंचने और वहां घाव कर देने से होता है। ठीक है, इस घाव से रक्त निकलता है जो आंत के पास और मल मार्ग से मरोड़ के साथ निकलता है और पेचिश रोग उत्पन्न कर देता है। ओके, अगला क्वेश्चन, बाह्य कर्ण किससे बना होता है? उपास्थि से बना होता है। अच्छा, ये उपास्थि क्या है? उपास्थि कान के बाहर का जो हिस्सा होता है, लैरिक्स और यूस्टेरिशियन ट्यूब में मौजूद होता है। लचीला होने के कारण, जानते हैं, ये हमारा जो कान है वो लचीला है, तो लचीला होने के कारण यह इन अंगों की संरचना को बेहतर संतुलित करता है, जिसके कान में बेहतर बाहर रहने वाले गोलाकार संरचना खुली रह सकते हैं। फाइब्रो उपस्थित तीनों उपास्थि में सबसे अधिक मजबूत और दृढ़ संरचना वाला होता है। अगला क्वेश्चन, नवीकरणीय संपदा क्या है? ठीक है, क्या है? तो नवीकरणीय संपदा ऐसी संपदा जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, वो क्या होती है? नवीकरणीय संपदाएं होती हैं। इसमें देखिए मृदा है ना, इसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, तो ये नवीकरणीय संपदा है। अच्छा, ऐसी संपदा जिनका उपयोग हम सिर्फ एक बार करें फिर वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, जिनको हम रिकवर भी ना कर सकें, तो वो संपदाएं अनवीकरणीय कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सब अनवीकरणीय प्राकृतिक मतलब संपदा हैं जिनका उपयोग सिर्फ हम एक बार कर सकते हैं। एक्सरे का आविष्कार किया था किसने? एक्सरे का आविष्कार विलियम रॉजन ने किया था। निम्नलिखित यातायात के साधनों में कौन सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी की देन है? मतलब ऐसा साधन जिसका उपयोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा आया है। ठीक है, तो साइकिल जो है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी की देन है। बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊँट, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी की देन नहीं है, ये बहुत पहले से, ये प्राकृतिक भी है, कुछ बहुत पुराने समय से भी आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एजुसेट क्या है? एजुसेट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है,
ये कभी कभी 2 नंबर क्वेश्चन में आता है, कभी कभी 1 नंबर क्वेश्चन में आता है, ठीक है। एजुसेट के बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है। शैक्षिक कार्यक्रम, शैक्षिक उपग्रह, शैक्षिक समिति या इनमें से कोई नहीं, तो मैं तो कहूँगा ये दूसरा सही है, शैक्षिक उपग्रह। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। एजुसेट एक शैक्षिक उपग्रह है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हाँ, जिस क्षेत्र में रहने वाले जो बालक बालिकाएं हैं दूर के क्षेत्रों में, ठीक है, वहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती है, तो वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था करना इसका काम है। शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक उपग्रह एजुसेट भारत का उपग्रह है, जो भारत सरकार द्वारा दूर एवं ग्रामीण स्थानों पर रहने वाली जनसंख्या को शिक्षित करने की संकल्पना से लॉन्च किया था, ठीक है, जिसका वजन 1950 केजी है, जिसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से 20 सितंबर 2004 को प्रक्षेपित किया गया था। चलिए, कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को क्या कहते हैं? कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हम लोग हरी क्रांति कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ईंधन का आधुनिक रूप है। ईंधन का आधुनिक रूप उपरोक्त सभी है, सभी के सभी हैं। मिट्टी का तेल भी है, एलपीजी भी है, लकड़ी भी है। मनोरंजन के साधन हैं, सभी हैं, कंप्यूटर, टेलीविज़न, वीडियो गेम, सभी हैं। द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया कहलाती है वाष्पन। अच्छा, इसमें देखिए ये उत्तर जो है वो गलत लिखा है, संघनन लिखा है ना, लेकिन वाष्पन होगा। द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पन। ऊर्ध्वपातन का उपयुक्त उदाहरण नौसागर और कपूर दोनों हैं। जल वाष्प का द्रव में बदल जाना कहलाता है संघनन, सही है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। समुद्र तल पर दाब मापी के पारे की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में कौन सा पेशीय बल का उदाहरण नहीं है? कूली द्वारा हाथ ठेला द्वारा बोझा ढोना, सेब का पेड़ से गिरना, बच्चे द्वारा कुएं से पानी खींचना, बच्चे द्वारा साइकिल चलाना। तो इसमें सेब का पेड़ से गिरना ये एक नेचुरल है, ठीक है कि नहीं। निम्नलिखित में से मशीन कौन सा कार्य नहीं करती है? हमारे कार्य को सुविधाजनक बनाना, हमें कम बल लगाकर बोझ उठाने योग्य बनाना, यथार्थ भाप लेने योग्य बनाना, हमारे कार्य को शीघ्र करना। तो ये तीसरा क्वेश्चन आंसर है। पत्ती में पाए जाने वाले रंध्र कहाँ स्थित होते हैं? पत्ती में जो पाए जाने वाले रंध्र होते हैं वो पत्ती के निचली सतह पर स्थित होते हैं, ठीक है कि नहीं। पौधों में मूल रोम किस अंग में पाया जाता है? जड़ों में पाया जाता है, जिससे वो पानी को अवशोषित करके पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं, ठीक है नहीं। पानी को अवशोषित करने का कार्य मूल रोम का ही होता है। पुष्प का नर भाग निम्न में से कौन सा है? तो पुंकेसर पुष्प का नर भाग है। एल्कीन का उदाहरण क्या है? एल्कीन का उदाहरण है एथिलीन, ठीक है। एथेन और मेथेन क्या है? ये संतृप्त हैं, इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन। कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है कार्बन। एल्काइन का उपयुक्त उदाहरण है, अभी मैंने आपको बताया था ना पहले क्वेश्चन में, मेथेन। खमीर, खमीर का उपयोग होता है कहाँ होता है? औषधि में, बेकिंग पाउडर उद्योग में, अल्कोहल बनाने में, सब जगह होता है। अच्छा, ये खमीर होता क्या है? खमीर ईस्ट होती है, फंगी, कवक, ठीक है, सब यही है। इंस्टेंट ड्राई एक्टिव ईस्ट होता है। हाँ, यह एक कवक है। यह शर्करा युक्त कार्बनिक पदार्थ में बहुत से पाए जाने वाले हैं विशेष प्रकार का कवक है। यह फूल विहीन पौधा होता है। इसका शरीर मूल, तना एवं पत्ती में विभक्त नहीं होता। इसकी लगभग 1500 प्रजातियां हैं, 1500 प्रजातियां, सोचिए। भोजन संरक्षण की उपयुक्त विधि है, क्या है? आसवन विधि नहीं, वाष्पन विधि नहीं, पाचन विधि नहीं, निर्जलीकरण विधि, हाँ ये सही है। तो निर्जलीकरण विधि होती क्या है? खाद्य पदार्थों से नमी का हटाना ही निर्जलीकरण है, ठीक है। खाद्य पदार्थ होता है ना, उसमें से नमी को हटाना, उस नमी को हटाने के लिए क्या करेंगे? इस विधि में खाद्य पदार्थ में उपस्थित नमी धूप के माध्यम से सुखाकर निकाली जाती है। धूप में सुखा दिए और नमी निकल जाती है। जब खाद्य पदार्थ में नमी नहीं रहती है तो क्या होता है?
जीवाणु, कवक एवं एंजाइम सक्रिय नहीं हो पाते हैं, ठीक है, तो भोजन भी संरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन 37, भोजन संरक्षित करने की मुख्य विधियों में से एक है पाश्चर विधि, शीतलन विधि, आसवन विधि, कौन सा है? इसका आंसर होगा शीतलन विधि। शीतलन विधि क्या होता है? ये एक्चुअली बात है ना, शीतलन विधि 2 भागों में विभाजित है, ठीक है। पहले पार्ट में क्या है 2 घंटा और दूसरे पार्ट में 4 घंटा, ये याद रखना। तो पहला पार्ट क्या होता है, जिसमें भोजन को 2 घंटे के भीतर 60 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब है 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, 60 सेंटीग्रेड और 140 फ़ारेनहाइट से 20 डिग्री सेंटीग्रेड 68 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा किया जाता है, ठीक है कि नहीं। 60 से 20 डिग्री सेल्सियस, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट से 68 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा किया जाता है। और फिर इसका दूसरा स्टेप क्या होता है, भोजन को 4 घंटे के भीतर 20 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 4 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक और या इससे अधिक भी ठंडा कर सकते हैं, ठीक है नहीं। तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं, इस विधि को बोलते हैं शीतलन विधि। अच्छा देखिए इसमें पाश्चर विधि भी लिखा है ना। पाश्चर विधि क्या होती है? पाश्चर विधि धूप को उच्च ताप तक गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है। इस प्रकार दूध को दूषित करने वाले जीवाणु मर जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं पाश्चरीकरण विधि। पाश्चर विधि ये दूध से संबंधित है, ठीक है, और शीतलन विधि भोजन से। चलिए आगे। खान एवं खनिज अधिनियम पारित हुआ था कब? 1948 में। ये तो हम लोग सेकंड सेमेस्टर में पढ़े हैं ना। अभ्रक का उपयोग किया जाता है विद्युत उद्योग में, कपड़ा उद्योग में, रासायनिक उर्वरक उद्योग में, चीनी मिल में। अभ्रक विद्युत उद्योग में करते हैं उपयोग इसका। वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाला आंशिक रूप से निर्गत होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है। वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाला प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है, प्रकाश नहीं लिखा इसमें, हाँ, प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है, क्या कहलाएगा? अल्प पारदर्शी, ठीक है, तो बी वाला सही है। किस प्रकाश स्रोत से छाया नहीं बनती है? सूर्य, सभी प्रकाश स्रोत, बिंदु, तो बिंदु प्रकाश स्रोत से छाया नहीं बनती है। पृथ्वी पर उपछाया से होकर जब चंद्रमा गुजरता है तब होता है चंद्र ग्रहण। पृथ्वी की उपछाया से जब चंद्रमा गुजरेगा तो चंद्र ग्रहण होगा। अच्छा, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में मैंने एक फुल वीडियो बना करके डाला है, पहला वीडियो है मेरा, उसमें जाकर के आप चेक करिएगा, विज्ञान का, उसमें आपको मिल जाएगा सारे के सारे डिटेल्स। निम्न में से मलेरिया के रोगाणु का वाहक कौन है? मलेरिया मच्छर से फैलता है। प्रतिजैविक औषधि है। प्रतिजैविक औषधि क्या होती है? प्रतिजैविक औषधि क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन्स होते हैं, ठीक है। तो ये पेंसिलिन है। कार्बन के 2 अपरूप हैं, ग्रेफाइट और हीरा। हाइड्रोकार्बन बना है कार्बन से। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एथेन और मेथेन दोनों हैं, ठीक है। और असंतृप्त क्या होगा? एसिटिलीन और एथिलीन। प्रकृति में कार्बन पाया जाता है, मुक्त अवस्था और यौगिक दोनों में पाया जाता है, ठीक है। नीचे दिए गए पदार्थों में किस में कार्बन नहीं पाया जाता? नमक में। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, नमक में कार्बन नहीं पाया जाता है। एलपीजी कुकिंग गैस में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होती है? ब्यूटेन की होती है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है डायबिटीज। अच्छा, ये जो डायबिटीज है इसे हम लोग मधुमेह भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो एक बार इसको जान लेते हैं, डायबिटीज़ होता क्या है। तो मधुमेह जो डायबिटीज होता है, ये डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है, एक ऐसी स्थिति है जब ब्लड में ग्लूकोज बहुत अधिक होता है। अग्नाशय या पैंक्रियास पर्याप्त इंसुलिन या बिल्कुल नहीं बना पाते हैं, तो क्या होता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जिससे मधुमेह रोग होता है। मधुमेह सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है। ग्लूकोज चीनी मुख्य रूप से भोजन और पेय पदार्थों में मौजूद हाइड्रोकार्बन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से होता है। इसकी दवा क्या होगी? इसकी दवा होती है इंसुलिन, ठीक है। तो ये 51 क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, ठीक है। तो
किस लिए होता है? हाँ, किसके लिए होता है? डायबिटीज़ के लिए होता है। ध्वनि की माप की जाती है डेसिबल में की जाती है। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस। रक्त में किस मात्रा के अधिक होने से मधुमेह रोग होता है? अभी हमने बताया कि मधुमेह क्या होता है, ग्लूकोज की जब बढ़ोतरी हो जाती है तो क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। तो इसकी दवा क्या होती है? इसकी दवा होती है इंसुलिन। स्त्रियों में मधुमेह होने की संभावना किस अवस्था में होती है? जब वो गर्भावस्था में होती हैं। कोरोना रोग एक संक्रामक रोग है। मधुमेह में रोगों को कौन सी दवा दी जाती है? इंसुलिन दी जाती है। उच्च रक्तचाप कितने प्रकार के होते हैं? उच्च रक्तचाप 3 प्रकार के होते हैं। पहला है SPP, दूसरा DBP और तीसरा MARP। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर कितनी ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार होता है? लगभग 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक। बर्फ का तापमान होता है 0 डिग्री सेल्सियस। द्रव के जल वाष्प में बदलने की क्रिया को कहते हैं वाष्पन। 20 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलिए 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये चौथा क्वेश्चन आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे डिग्री सेल्सियस लिखा है, ये फ़ारेनहाइट में होगा। ठीक है। थर्मामीटर बनाने में पारा उपयोग में लेते हैं क्योंकि इसका क्वथनांक अधिक होता है। सूर्य का ताप नापा जाता है किसके द्वारा? उत्ताप मापी द्वारा। अच्छा, ये उत्ताप मापी होता क्या है? ये पायरोमीटर होता है। ठीक है, पायरोमीटर। ऊंचे ताप की माप करने वाले जो यंत्र होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक उत्तापमापी, विकिरण उत्तापमापी, प्रतिरोध उत्तापमापी, ताप विद्युत उत्तापमापी और रक्त उत्तापमापी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। एक कैलोरी होती है क्या? 4.18 जूल। ऊष्मा का सुचालक क्या होता है? तांबा। और कुचालक क्या है इसमें? लकड़ी है, कांच है, कागज है। सूर्य से गर्मी पृथ्वी तक आती है किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा। कुकर में प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है क्योंकि देखने में अच्छा लगता है? नहीं। खर्च कम होता है? नहीं। कंपनी का? नहीं। हैंडल गर्म ना हो। ठीक है, तो हैंडल गर्म ना हो इसलिए कुकर में प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है। अंग्रेजी के अक्षर को समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अक्षर की तरह नहीं होगा। H होगा, V होगा, M भी होगा, N नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है 70 क्वेश्चन का कि ये जो वर्ड्स हैं अगर आप इनको किसी समतल दर्पण में देखें ले आकर के, ठीक है, तो वहाँ पर क्या ऐसे ही दिखेंगे? नहीं। आप ट्राई करके देखिएगा, नहीं दिखेगा। अगला क्वेश्चन, तबले में ध्वनि उत्पन्न होती है आघात से। जब मारते हैं तभी तो उत्पन्न होता है ना। सितार में ध्वनि उत्पन्न होती है रगड़ने से, खींचने से? नहीं, खींचने से होती है। ठीक है, खींचने से होती है। ध्वनि में चाल सबसे अधिक होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ होगी? पहले ठोस में होती है, उससे कम द्रव में होता है, उससे कम गैस में होता है। ठीक है, बैरोमीटर से मापा जाता है क्या? बैरोमीटर से हम नापते हैं वायुमंडलीय दाब। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है वायु प्रदूषण। किस प्रकाश स्रोत से छाया नहीं बनती है? प्रकाश स्रोत, बिंदु प्रकाश स्रोत। अभी हम लोगों ने बात की थी। जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण के बारे में मैंने अपना एक पहले वीडियो में बात किया है, आप जाकर के उसे एक बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, एग्ज़ाम से पहले कम से कम एक बार जरूर देख लें। जल वाष्प के द्रव में बदल जाने की क्रिया को कहते हैं क्या? संघनन। सही है। बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा स्थानांतरण की विकिरण विधि में आवश्यक है क्या? माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ऊष्मा स्थानांतरण में विकिरण विधि में, ओके, हाँ, विकिरण विधि में माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। चलिए, द्रवों में ऊष्मा का संचरण होता है संवहन द्वारा। ऊष्माधारिता का मात्रक कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। कंडुआ रोग होता है गेहूं में काला काला रोग हो जाता है ना, काले काले दाने आते हैं, वो होते हैं कंडुआ रोग। चीनी उद्योग में
गन्ने के रस को रंगहीन करने में प्रयुक्त करते हैं क्या? जंतु चारकोल। जो जंतु चारकोल होता है उसी के द्वारा जो चीनी आजकल देखते हैं नहीं चमकता रहता है, वो चमकता नहीं है, गन्ने का रस होता है थोड़ा मटमैला होता है, तो उसको साफ करके चमकाने के लिए जंतु चारकोल का उपयोग करते हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? ठोस में होती है, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में। निम्नलिखित में दाब से संबंधित नियम क्या है? पास्कल का नियम दाब से संबंधित का नियम है, ठीक है। और आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है नियम, ये किससे संबंधित है? ये उत्प्लावन से संबंधित है, ठीक है नहीं। हाँ, तो मैंने पास्कल का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन का नियम, ये तीनों अपने वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में बात किया है, आप जाकर के एक बार उसे जरूर देख लें। मधुमेह रोग में निम्नलिखित का स्राव कम होता है इंसुलिन से, ठीक है। मधुमेह रोग में निम्नलिखित का स्राव कम हो जाता है इंसुलिन से। इंसुलिन जब लगाते हैं तो क्या होता है? ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, जिससे थोड़ा आराम मिल जाता है जो मधुमेह के रोगी होते हैं। पनीर, सिरका, डबल रोटी बनाने में निम्नलिखित में से उत्तरदायी सूक्ष्मजीव क्या है? हाँ, सबसे उत्तरदायी सूक्ष्मजीव जीवाणु होते हैं। निम्नलिखित में एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है? अभी हम लोगों ने बात किया था एसिटिलीन के बारे में, C2H2, जिसमें मीथेन और एथेन, ठीक है, ये क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और एसिटिलीन और एथिलीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र में के सीधी हो तो प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा? उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। हरित लवक रहित पौधों का समूह होता है क्या? कवक। हरित लवक जिसमें ज़्यादा मात्रा में होते हैं वो क्या होते हैं? कवक होते हैं। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या क्या बोलते हैं? आवृत्ति, ठीक है। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या क्या कहलाएगी? आवृत्ति कहलाएगी। जैसे आप देख लीजिए हमारे पास जो रोशनी होती है हमारे यहाँ पास, हाँ, जो हम लोग जलाते हैं बल्ब, इसकी भी एक फ्रिक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, ठीक है कि नहीं। तो प्रति सेकंड किए गए कंपन, ये लगातार जल नहीं रहा है, ये जल रहा है फिर बंद हो रहा है, फिर जल रहा है फिर बंद हो रहा है, लेकिन इतनी तेज़ी से हो रहा है कि हमें हमेशा जलता हुआ दिखता है, ठीक है। तो इसकी आवृत्ति बहुत तेज होती है बल्ब की, ठीक है नहीं। तो वही प्रति सेकंड कंपनों की संख्या क्या कहलाएगी? आवृत्ति कहलाएगी। वायुदाब आरोपित करती है, चारों दिशाओं में बराबर मात्रा में वायुदाब आरोपित होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि भैया उत्तर में ज़्यादा है, दक्षिण में कम रहेगा, पूर्व में ज़्यादा रहेगा, बीच में फुस, ऐसा नहीं होता, चारों दिशाओं में बराबर रहता है, ठीक है नहीं वायुदाब। निम्नवत में से अक्रिस्टलीय कार्बन के अपरूप हैं। अक्रिस्टलीय कार्बन सुगर चारकोल, ठीक है। ग्रेफाइट, हीरा और फुलरिन ये तो क्रिस्टलीय कार्बन के अपरूप हैं। अनुप्रस्थ तरंगों के दो श्रृंगों के बीच की दूरी आप देखेंगे ना, जो डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके दिल की धड़कन नापता है, तो एक आता है ना, हाँ, अनुप्रस्थ तरंगों का एक चार्ट, हाँ, तो देखेंगे ना, तो वहाँ पे दो श्रृंगों के बीच की जो दूरी होती है, तो एक थोड़ा सा मुड़ी तुड़ी रेखा दिखाई देती है, उसको हम लोग तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसको हम लोग लैम्डा से नापते हैं, लैम्डा, ठीक है नहीं। डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का विभाजन स्केल क्या होता है? 95 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट तक। पेचिस नामक बीमारी में निम्नवत में से कौन सा सूक्ष्मजीव उत्तरदायी होता है? एंटइमीबिया हिस्टोलिटिका। ये मैंने आपको पूरा का पूरा बताया कि एंटइमीबिया हिस्टोलिटिका क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है। किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबाने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल जो होता है वो वस्तु के भार के अगर बराबर होगा तो क्या होगा? वस्तु सतह पे तैरेगी, ठीक है। यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार के बराबर होगा तो क्या होगा? वस्तु सतह पे तैरेगी। घड़े में रखा पानी किस विधि द्वारा ठंडा हो जाता है? वाष्पन विधि द्वारा। एजुसेट क्या है? एजुसेट के बारे में पहले बता चुका हूँ, वो शैक्षिक उपग्रह है, ठीक है, जिसका वजन कितना है? जिसका वजन 1950 है, kg है। पत्ती में पाया जाने वाला रंध्र स्थित होता है कहाँ? निचली सतह पे होता है। दाब अधिक होता है जब हम लोग एक पैर पे खड़े होते हैं तो दाब अधिक लगता है। निम्नलिखित में से
कार्बन नहीं पाया जाता है, चीनी नमक में नहीं पाया जाता है, ठीक है। चीनी में होता है कार्बन, नमक में कार्बन नहीं होता। हरित लवक पाया जाता है वनस्पति कोशिका में, हरित लवक। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है हीरा। द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। द्रव जब गैस में बदल जाएगा तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, वाष्पीकरण। चना मटर की जड़ों में गांठों में पाए जाने वाला जीवाणु क्या है, राइजोबियम, ठीक है। लेकिन आप देखिए 3 चीज़ें और है ना, इनके बारे में बात कर लेते हैं। राइजोबियम क्या हो गया, चना मटर की जड़ों में गांठों में पाए जाने वाला जीवाणु होता है राइजोबियम। लेकिन क्लास्ट्रीडियम क्या होता है, ये मिट्टी के साथ साथ मनुष्य और जानवरों के सामान्य आंतों के वनस्पतियों में पाए जाने वाला विषाणु, ठीक है, के अवयव हैं। इसका काम क्या होता है, ये एक्स्ट्रोट्रॉक्सिन रोग होता है, ठीक है, जिसका ये वाहक होता है। चलो अगला क्या है, एजोटोबैक्टर एक जीवाणु है जो प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एजोटोबैक्टर, ठीक है। ये होता क्या है, ये एक ऐसा जीवाणु ना जो हमारे पूरे वातावरण में, इकोसिस्टम में, पूरे इकोसिस्टम में नाइट्रोजन चक्र को संतुलित करता है, ठीक है कि नहीं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। और इसके बाद आता है एक लैक्टोबैसिलस, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एक ऐसा जीवाणु है जो स्त्रियों के योनि में तथा मानव के आहार नाल में पाया जाता है। इसका आकार दंड रॉड जैसा होता है। इसके अलावा यह जीवाणु दूध से दही बनाने में सहायक होता है, ठीक है नहीं, ये भी बहुत अच्छा है। और एजोटोबैक्टर, इसको आप लोग याद कर लीजिए। एजोटोबैक्टर क्या होता है, इसका काम होता है प्रकृति के नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसका ये बैलेंस करने में बहुत सहायक है, ठीक है कि नहीं। नाइट्रोजन की उपस्थिति, नाइट्रोजन चक्र को उपस्थिति में बहुत अच्छी भूमिका निभाती है एजोटोबैक्टर। चलिए आपका और मेरा साथ यहीं तक था, मिलेंगे आगे।